करें शुरू। चलो अब वेरी गुड मॉर्निंग। होमवर्क डिस्कस करते। होमवर्क में था क्वेश्चन नंबर 16 आरटीपी नवंबर 18 का क्वेश्चन था ये। चलो चेक करते हैं। ये तुम्हारे सामने सॉल्यूशन है। ओपनिंग बैलेंस है सबसे पहले। क्वेश्चन भी ओपन कर लेता हूँ मैं। ये रहा क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस है 4000 शेयर्स का, 15 रुपए का एक शेयर है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में 60,000 है। ठीक है, नेक्स्ट। खरीदा है सितंबर 1 को 1000 शेयर्स खरीदे 14 रुपए में, तो ये तो सबको आया होगा। बोनस इशू हुआ है 2000 का बोनस, ये आया है। चलो परफेक्ट। राइट शेयर्स खरीदे, राइट शेयर्स का वर्किंग नोट चेक कर लेते हैं। राइट शेयर्स ये रहा। 1000 शेयर्स बेचे है ना। इनकी इतनी खास नहीं वर्किंग नोट, अपनी कितनी अच्छी है। तो 1000 शेयर्स बेचे। राइट शेयर्स टोटल कितने मिले थे? 2000। तो आधे बेचे और आधे खरीदे। 1000 बेच दिए 8 रुपए में, तो क्रेडिटेड टू पीएनएल बोल दिया इन्होंने। और बचे हुए अपन सब्सक्राइब कर लिए। बचे हुए देखो 1000 सब्सक्राइब किए 12.5। यहाँ तक सही है सबका? चलो परफेक्ट। तो ये था दिसंबर 1। डेट सही लिखी क्या चेक कर लेना। दिसंबर 1 को राइट शेयर्स के पैसे दिए, तो उस दिन डेट आ जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिविडेंड का हुआ है। डिविडेंड कौन से तारीख को मिला है? जैन 20। कौन सा? राइट शेयर्स। आर इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1 दिसंबर 2017 बीइंग पेएबल। हाँ 31 दिसंबर आना चाहिए। 31 दिसंबर आना चाहिए। 31 दिसंबर करेक्ट है। अगर डेट नहीं दिए तो ड्यू डेट लेते हैं अपन। पेमेंट की डेट नहीं दिए तो ड्यू डेट लेना सही है। तो 31 दिसंबर आना चाहिए, वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर डिविडेंड दिया है। डिविडेंड दिया, चलो 20 जैन को डिविडेंड दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 2 रुपए। डिविडेंड पर शेयर है 2 रुपए। तो मेरे पास अब तक है टोटल 4005, टोटल 8000 शेयर्स है वैसे। पर बोनस और राइट्स पे डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि शेयर्स ही इशू इस साल हुए, तो इसीलिए उन पे बोनस डिविडेंड मिलना ही नहीं वाला। तो डिविडेंड कितने शेयर्स पे मिलने वाला है? सिर्फ 5000 शेयर्स पे। ये ऐसे तो नहीं हो रहा ना डांस के डर से आ ही नहीं रहे लोग। सार्थक आया? कितने लोग खड़े? एक ही है ना? ठीक है। ग्रुप को ही बुलाएंगे अभी डायरेक्ट। तो ऐसे ना होने तो डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर को आते, अवॉइड करने के साइड इफेक्ट्स। तो डिविडेंड मिला है 5000 शेयर्स पे, और डिविडेंड पर शेयर कितना है? 2 रुपए। तो टोटल डिविडेंड है 10,000। अभी ये डिविडेंड के एडजस्टमेंट में देखो, डिविडेंड है पिछले साल का, पर मैंने कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो इसी साल खरीदे। कितने शेयर्स ऐसे? 1000 शेयर्स। तो 1000 शेयर्स ऐसे हैं जो इस साल खरीदे, तो उन पर डिविडेंड मिलना नहीं चाहिए था आइडियली। वो मेरी इनकम नहीं है, तो वो इनकम नहीं है, तो उससे मैं क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर दूंगा। तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपए, मतलब कितने? 2000। तो इसलिए देखो 2000 यहाँ पे अमाउंट कॉलम में आया है, 8000 डिविडेंड कॉलम में आया है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। चलो वेरी गुड। इसके बाद सेल किए क्या? 4000 से सेल किए 56,000 में। 56,000 में सेल किए गए। नेक्स्ट, फिर सेल के बाद इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की वर्किंग नोट चेक कर लेते हैं। ये रही। ये सेल प्रोसीड्स है 56,000, और एवरेज कॉस्ट निकाली उन्होंने अपना 86,500 टोटल है डेबिट साइड का, उसमें से 2000 रिड्यूस किया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिविडेंड का माइनस किया। तुमने वो ब्रैकेट में दिखाया होगा। तो 84,500 टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाय 8000 इंटू 4000, तो वो आता है 42,250, और प्रॉफिट आता है 13,750। आया है क्या? चलो परफेक्ट। तो ये प्रॉफिट भी आ जाएगा। ये प्रॉफिट डाल दिया। इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल सेम डेट पे आएगा, सेल वाली डेट पे। ठीक है, सेल वाले सेम डेट पे आएगा। इसके बाद डिविडेंड को ट्रांसफर कर देंगे
पीएनएल में, है ना। डिविडेंड को कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल में। अभी लास्ट चीज बचती बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 42,250। पर यहाँ पे एक चीज चेक करनी जरूरी है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, मार्केट प्राइस शेयर ऑफ शेयर दी है 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 को उसकी मार्केट प्राइस दी गई है, कितनी है, ₹13 पर शेयर। और ये क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है। देखो नीचे बोला गया है करंट इन्वेस्टमेंट है। अभी इस लाइन से क्या हो जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट है तो किस पे वैल्यू होगा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो अभी चेक करते हैं, फेयर वैल्यू कितनी है, ₹13। मार्केट प्राइस मतलब ही फेयर वैल्यू। उसकी फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, मार्केट प्राइस से। तो मार्केट प्राइस अगर ₹13 है तो मेरे पास कितने शेयर्स है, तो 4000 इंटू 13 कितना होता है, 56,000। तो उसकी मार्केट प्राइस 56,000 है, जबकि कॉस्ट कितनी है 42। तो विच एवर इज लोअर क्या है, 42,000। तो ये बस लिखना होता है, दिखाना होता है उनको कि हमने देखा हुआ है। इन्होंने भी लिखा होगा नीचे, ये देखो ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये लिखना होता है, ये बस लिख के दिखाना होता है। अगर नहीं लिखा होगा तो ये एक लाइन लिख लेना सिर्फ, नहीं तो फिर समझेगा कैसे कि तुमने चेक किया है वो कंडीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन कर करके तुमको लग रहा होगा ना क्या इजी है, कुछ तो ऐसे किक मिलनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते करते, ऐसे मजा आ जाना चाहिए, वाह क्या सॉल्व किया है मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चंस में अभी जो करेंगे। लास्ट किया था क्वेश्चन नंबर 14। मॉड्यूल में ऐसा इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, मतलब काफी इजी इजी क्वेश्चंस है मॉड्यूल में, आरटीपी में अच्छे। ये क्वेश्चन कर रहे हैं अभी मीरा वाला, क्वेश्चन नंबर 13। जिसके पास नोट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। अरे वो दिवेश क्यों नहीं आया, रोज क्यों लेट आ रहा है वो। हाँ देता हूँ मैं। मुझे एक बार कंफर्म बोल दो ना नंबर, किस किस के पास नोट्स नहीं है, मैं कल लेके आता हूँ याद से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 ना, ठीक है मैं लेके आता हूँ। चलो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 मई 20 का क्वेश्चन है, आरटीपी मई 20, आरटीपी मई 20 का क्वेश्चन है। मीरा मीरा कैरिड आउट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द शेयर्स ऑफ कुमार लिमिटेड। कुमार लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं ऑन 1 अप्रैल, परचेस किए पहली बार, परचेज 40,000 इक्विटी शेयर्स फॉर ₹60। फिर 15 मई को सोल्ड कर दिए 8,000 शेयर्स। फिर 15 जून को बोनस हुआ है, राइट्स हुआ है, ओके। और इसमें भी देखो इस बार राइट्स में भी कुछ अलग है। पर शेयर की प्राइस क्या बोली उन्होंने, ₹1.5, चेक करो ₹1.5 बोला है, ऑफ विच 75 पैसे इज पेएबल ऑन और बिफोर 15 जुलाई, और बचे हुए 75 पैसे पेएबल है 15 सितंबर को।
तो डेट्स अलग अलग, मतलब एक ही राइट शेयर खरीदना है जिसका 1.5 रुपए वैल्यू है। अब तक क्या हो रहा था, एक ही दिन पे खरीद रहे थे ना, तो वही डेट पे एंट्री आ जा रही थी। अभी इस बार क्या हो रहा है, 2 डेट्स दिए, 15 जुलाई तक आधे पैसे और 15 सितंबर तक आधे पैसे। तो कैसे करोगे? एंट्रीज 2 बार आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स में एक ही बार लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स में एक ही बार लिख देंगे, क्योंकि पहले आधे पैसे देते ही शेयर तो मिल जाएंगे, है ना। सिर्फ आधे पैसे देने बाकी रहेंगे, तो आधे पैसे देने बाकी जो रहेंगे उसकी एंट्री सितंबर में कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री करते वक्त भी देखते एक बार, मैं फिर से बता दूंगा। फिर बोनस इशू मिला है और राइट्स इशू मिला है। सेलिंग द राइट्स, उसने राइट्स कुछ बेचे, वो दिया है। इंटरिम डिविडेंड, ये क्या होता है, सुना है क्या? साल के बीच में दिया हुआ डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में और फाइनल डिविडेंड में फर्क क्या है मालूम? फाइनल डिविडेंड जो होता है ना, अब तक जो बात कर रहे थे ना, वो कौन सा डिविडेंड है पता है क्या? फाइनल डिविडेंड। मतलब क्या कि पिछला साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होंगे, फिर जाके ईजीएम होगा, फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर होगा। तो उसको डिक्लेयर होने को टाइम लगता है। मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त में डिविडेंड डिक्लेयर किया था पर पिछले साल का था। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है पता है? इसी साल का इसी साल, मैंने इस साल प्रॉफिट कमाया और इसी साल डिविडेंड, मतलब इमीडिएटली मैं डिविडेंड दे देता हूँ। तो मुझे बताओ, इंटरिम डिविडेंड में प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, इंटरिम डिविडेंड अगर मुझे मिल रहा है, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड मुझे मिल रहा है, तो मेरे पास जितने शेयर्स है उतने शेयर्स पे मिलेगा, तो उसमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो सकता है या नहीं? कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब ये तो कट टू कट केस ले रहा है वैसे, कि मतलब एक ही दिन पहले खरीदा वैसे केस में। पर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है जनरली, ये करंट ईयर का ही प्रॉफिट है, मतलब अभी प्रॉफिट कमा और अभी बांट दिया। तो जनरली शेयर्स होते, तो शेयर्स है तो मुझे मिल गया डिविडेंड। तो मतलब मेरे अक्वायर करने के साल भर पहले का डिविडेंड नहीं है, जैसे फाइनल डिविडेंड में होता था ना, मैंने अक्वायर किया था इस साल पर ये डिविडेंड है पिछले साल का। इंटरिम डिविडेंड में इसी साल का है, इसी साल का इसी साल है। तो इंटरिम डिविडेंड में प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा ही नहीं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा ही नहीं इंटरिम डिविडेंड में। तो वो एक एडजस्टमेंट बच जाती है अपनी, मतलब प्री और पोस्ट में बाइफरकेट करने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में फाइनल डिविडेंड नहीं है ना, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीरा, ठीक है। अप्लाई एवरेज कॉस्ट बेसिस। चलो फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ, वो चेक करते हैं अपन, देखते हैं। क्या ट्रांसफर करने हैं? नहीं नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, सिर्फ ट्रांसफर करना है, वो तो करते ही है अपन। वो उधर केबिन में।
in the books of Mira, investment in इक्विटी शेयर्स ऑफ किसके है? कुमार लिमिटेड ना. इक्विटी शेयर्स ऑफ कुमार लिमिटेड. डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड रुपीज. डेट, पर्टिकुलर्स, number of shares, dividend, rupees. करें शुरू? बना गया है तुम्हारा फॉर्मेट? ओके. सबसे पहले 1 अप्रैल को परचेस किया है 1419 ना, 1419. सॉरी, बैलेंस नहीं था ये. टू बैंक अकाउंट कितने शेयर्स खरीदे हैं? 40,000. 40,000 शेयर्स 60 में खरीदे. ओके, 60,000 अमाउंट कॉलम में. नेक्स्ट है सोल्ड, इमीडिएटली सोल्ड है पहला. ठीक है, 15 में. बाय बैंक अकाउंट 8,000 शेयर्स बेचे गए. कितने में? 15,200 में बेचे गए. अभी बेचते ही क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस. वेरी गुड, प्रॉफिट या लॉस निकालना है. बेचते ही सबसे पहला काम वही है. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल. कितना आ रहा है प्रॉफिट लॉस तुम लोगों का? निकाला क्या किसी ने? 3,200. लॉस, प्रॉफिट, चलो चेक कर लेते. सेल प्राइस है 15,200. इसमें से माइनस करना है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस तो 60,000 शेयर्स थे मेरे, 40,000 टोटल शेयर्स थे, तो पर शेयर प्राइस आ गई. मैंने बेचे 8,000 शेयर्स. कितना आ रहा है? 12,000. कॉस्ट कम है ना, तो प्रॉफिट है. कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट है. सिंपल. प्रॉफिट की एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल. वेरी गुड. सेम डेट पे आएगी 15 में. 15 में 19 टू पीएनएल वर्किंग नोट 1. मैं एक लाइन नहीं छोड़ रहा हूं, जगह कम है तो, पर तुम छोड़ देना. 3,200 का प्रॉफिट. चलो नेक्स्ट डेट आइडेंटिफाई करते हैं. नेक्स्ट डेट है एट अ मीटिंग ऑन 15 जून कंपनी डिसाइडेड टू मेक अ बोनस इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जून. 1 जून को जिसके भी पास शेयर्स रहेंगे उनको क्या मिल जाएगा? बोनस. तो अपने पास कितने शेयर्स थे 1 जून को? 32,000. तो अपने को 32,000 शेयर्स पे बोनस मिलेंगे. ठीक है, 32,000 शेयर्स पे बोनस मिलेगा. बोनस का रेशियो क्या दिया है? 1:4. 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स. तो 32,000 शेयर्स के लिए कितना मिलेगा? 8,000. डेट क्या लिखूं? बोलो, 1 जून या 15 जून? दो ऑप्शन तुम लोगों के पास. बोलो बोलो बोलो. 1 जून कौन बोल रहा है? एक ही बंदा? 2, 3. और 15 जून बाकी सारे? 15 जून इज करेक्ट. देखो, बोनस देना कब डिसाइड किया? 15 जून को. 15 जून को डिसाइड किया, तो बोनस मिलेगा कब? 15 जून को. सिर्फ रिकॉर्ड डेट जो थी ना, रिकॉर्ड डेट मतलब क्या होती है कि इस दिन पे जिसके भी पास शेयर्स है उसको बोनस मिल जाएगा, वो उन्होंने 1 जून रखी. पर अभी तो तारीख 15 आ गई ना, तो मैं एंट्री कब करूंगा? जर्नल. सोचो अकाउंटिंग कैसे करते हैं.
अकाउंटिंग करते हैं एक्चुअल डेट पे। 15 जून को अनाउंस हुआ, 15 जून को बोनस मिल जाएगा, तो 15 जून को आएगा 15 जून 19, 32,000 इंटू 1/4, 8,000 सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में और कहीं नहीं। नेक्स्ट 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 हो रहा है राइट्स। 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स राइट्स मिलने वाले। वन शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स राइट्स मिलने वाले। कौन से? 15 जुलाई और 15 सितंबर। चलो वर्किंग नोट पे आ जाते फिर। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ राइट्स। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन 1 जून 19, 32,000 थे पर 8,000 का बोनस भी मिल गया है। हाँ बोनस मिले 15 को, पर रिकॉर्ड डेट डीमैट में वो क्रेडिट कब होते हैं? रिकॉर्ड डेट के हिसाब से। मतलब रिकॉर्ड डेट जो होता है ना उस दिन क्रेडिट हो जाते हैं। तो एंट्री अपन ने किस दिन करी? जिस दिन अपने को पता चला। मतलब अपने को पता कब चला? 15 जून को, तो अपन ने उस दिन एंट्री कर दी। पर यहाँ पे पहले बोनस मिल रहा है ना, पहले बोनस मिल रहा है, तो पहले बोनस मिल रहा है तो बोनस शेयर्स पहले मिल जाएंगे, फिर राइट शेयर्स मिल रहे हैं, तो टोटल जितने भी शेयर्स है उसके बाद राइट शेयर्स मिलेंगे। तो मेरे पास 32 थे और 8,000 का बोनस भी आ गया, तो इसलिए मेरे पास टोटल कितने थे फिर? 40,000। और राइट्स का रेशियो क्या गया हुआ है? राइट्स रेशियो 1:5, मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। Therefore number of rights received 8,000। और कितने बेचे कितने खरीदे कुछ बोला है? ये देखो नीचे बोला है ए वाले पॉइंट में, यहां पे चेक करो। मेरा रिसीव्ड द बोनस शेयर्स एंड टुक अप 4,000 शेयर्स अंडर राइट इशू। ठीक है, राइट इशू में कितने लिए उसने? 4,000 शेयर्स। मतलब बचे हुए सेल आउट कर दिए। चलो $8,000 में से सब्सक्राइब और सोल्ड। सब्सक्राइब किए हैं 4,000 शेयर्स और सेल किए हैं 4,000 शेयर्स। सब्सक्राइब कितने में किए? ₹1.5 का एक शेयर था ना, तो 6,000 पे किए। पर 6,000 कैसे पे किए? 15 जुलाई को 3,000 और 15 सितंबर को 3,000, बराबर आधा आधा। टोटल ₹1.5 देने थे, 1.5 का आधा 0.75 पैसे दिए 15 जुलाई को और 0.75 दिए 15 सितंबर को। मतलब ये 3,000 दिए 15 जुलाई को और 3,000 दिए 15 सितंबर को। पैसे ऐसे दिए। और सेल कितने में किए वो दिया गया 40 पैसे, तो इसको इंटू कर दूंगा 0.4, तो सेल करने पे मिले हैं 1,600 टू बी क्रेडिटेड टू P&L। वर्किंग नोट खत्म। अभी इसकी एंट्री देखो कैसे करेंगे। 15 जुलाई 19 को पैसे दे दिए टू बैंक अकाउंट, तो शेयर सारे आ जाएंगे मेरे पास 4,000 3,000। और 15 सितंबर 19 को बचे हुए पैसे दिए बैंक अकाउंट। शेयर्स पहले ही मिल गए थे तो शेयर्स कॉलम में कुछ नहीं लिखूंगा, सिर्फ 3,000 पैसे दिए, तो 3,000 यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। चेक कर लो इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं, शेयर्स तो पूरे मिल गए ना। आधे पेमेंट पे शेयर्स पूरे मिल गए थे ना। ऐसे थोड़ी हुआ कि आधे शेयर्स हम पहले देंगे आधे शेयर्स बाद में देंगे, ऐसे तो नहीं हुआ ना। सिर्फ शेयर्स 4,000 मिले, उसका पेमेंट आधा अभी किया है, आधा 15 सितंबर को किया है।
तो इसलिए सिर्फ अमाउंट कॉलम में 3-3 हजार लिखा। नंबर ऑफ शेयर्स तो 15 जुलाई को ही मिल गए थे, तो शेयर्स पूरे लिख दिए। क्या हुआ? जो बेच दिए उसका क्या? ये डायरेक्ट पीएनएल में डाल रहे हैं ना प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से उसका कुछ संबंध नहीं। तो शेयर्स बेच रहा है क्या? नहीं ना, राइट्स बेच रहा है, तो वो कहा जाएगा डायरेक्ट पीएनएल में। चलो इसके बाद क्या हो रहा है? 15 सितंबर तक तो पहुंच गए थे अपन। इसके बाद क्या हो रहा है चेक करते। डिविडेंड की डेट है क्या डायरेक्ट? 15 मार्च। ठीक है, अपना थर्ड एडजस्टमेंट पूरा हो गया है। अभी बी वाले पार्ट पे जा रहे हैं। ऑन 15 मार्च she received interim dividend at 15% in respect of current financial year। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर पे मिला है। चलो सबसे पहले डिविडेंड कितना मिलेगा? %15 ₹1 का शेयर है क्या? हाँ, तो 0.15 पर शेयर। पर कितने शेयर्स पे मिलेगा? 32,000 इज करेक्ट। बोनस और राइट्स पे नहीं मिलने वाला। वो इशू ये साल हुए पर क्वेश्चन में बोल दिया है। क्या क्या? The shares issued under 1 and 2 were not to rank for dividend for the year ending 31st December 2019। हाँ, फॉर द ईयर एंडिंग क्या क्या? हाँ देखो, जनरली क्या होता है, शेयर्स इश्यू हो गए ना, उसके बाद अगर डिविडेंड अनाउंस हो रहा है तो उसके बाद उस पर डिविडेंड मिल जाता है। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा है कि इंटरिम डिविडेंड मिला है तो आइडियली मिलना चाहिए था, बोनस और राइट्स पे मिलना चाहिए था। पर उन्होंने जबकि ये वर्डिंग्स यूज करी है, उन्होंने ये वर्डिंग्स यूज करी है कि बोनस और राइट्स पे डिविडेंड नहीं मिलने वाला, और इस क्वेश्चन में एक ही डिविडेंड दिया हुआ है। तो किस डिविडेंड की बात कर रहे हो? वो इसी के लिए है ना, तो इसीलिए उस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकल में ऐसे होता है कि शेयर्स इशू हो गए पहले और इंटरिम डिविडेंड अनाउंस हो रहा है, तो इंटरिम सारे शेयर्स पे मिलता है, क्योंकि इंटरिम मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का है और करंट में तो वो शेयर्स थे। तो प्रैक्टिकल में भी वैसे ही होता है। पर अभी पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बोला है कि डिविडेंड मिलेगा 15%, मतलब 0.15 पर शेयर डिविडेंड मिलने वाला है। तो अभी डिविडेंड मिलेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने पे, बोनस और राइट्स पे लूं या ना लूं, ये मेरा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया था कि बोनस और राइट्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, और इस क्वेश्चन में एक ही डिविडेंड दिया हुआ है, ना ही फाइनल डिविडेंड, ना मतलब अलग डिविडेंड कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए उनका मतलब इसी वाले डिविडेंड से था कि बोनस और राइट्स पे नहीं मिलने वाला, तो उस पर मत लेना। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। हाँ, वो ईयर एंडिंग दिया है तो उन्होंने वो वर्डिंग्स थोड़ी, यस माना माना मैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तेरा सोचना करेक्ट है। पर ये वर्डिंग्स उन्होंने गलत यूज करी, फॉर ईयर एंडिंग वो नहीं लिखना चाहिए था फिर उन्होंने। हाँ, 31 मार्च 2020 लिखना चाहिए था, वो डेट गलत लिखी है। पर उनका डिविडेंड जब उन्होंने लिख दिया ना कि डिविडेंड इन पे नहीं मिलेगा बोनस और राइट्स पे, तो उनका इसी के लिए मतलब था, मतलब इंटरिम डिविडेंड के लिए बोलना चाह रहे थे वो, दूसरा कुछ डिविडेंड है ही नहीं क्वेश्चन में। तो थोड़ी उन्होंने ईयर एंडिंग बराबर लिखना चाहिए था, वो वहां पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ईयर एंडिंग ना 31 मार्च करना चाहिए था, कर दो तुम लोग तुम्हारे इसमें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ये है ना करंट, और इन्होंने यहाँ पे नीचे लिखते वक्त बराबर लिखा है। देखो नीचे लिखते वक्त इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर लिखा है, तो फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च। तो वो थोड़ा चेंज कर दो, उस वर्डिंग्स की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। तो मुझे डिविडेंड मिला है 15 मार्च को, तो बाय बैंक 32,000 शेयर्स पे मिलेगा, है ना, 32,000 शेयर्स पे 0.15 पर शेयर है, कितना आ रहा है? नहीं रे, 4,800 आएगा, 4,800, 4,800 का डिविडेंड है। समझ में आया?
बोनस और राइट्स पे डिविडेंड नहीं लेंगे क्योंकि स्पेसिफिकली बोला हुआ है। अगर वो नहीं बोलते ना तो ले लेते अपन, वो नहीं बोलते तो ले लेते। अभी सेल किया है 30 मार्च को, 30 मार्च को सेल किया है। 30 मार्च बाय बैंक कितने शेयर सेल किए? 20,000 शेयर सेल किए। कितने में? 28,000 में सेल किए। अभी सेल करते ही निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन 30 मार्च सेल। 30 मार्च के सेल पे प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं। एक बार तुम निकालने का ट्राई करो तो तुम्हारे एंड से, अपन चेक करते हैं। फिर तुम्हारे एंड से निकालने का ट्राई करो। सेल प्राइस है 28,000, निकालना है कॉस्ट प्राइस। यहां पे एक सेल भी हुआ है पहले, इसलिए तुमको कंफ्यूजन हो सकता है। सिंपल हिंट दूं क्या तुमको या नहीं चाहिए? हिंट दूं? देखो सिंपल क्या करना चाहिए, अमाउंट कॉलम में जो भी है सीधा डेबिट साइड ऐड करो, क्रेडिट साइड माइनस करो। सिंपल। क्यों? उसका एक रीजन है जो मैं बताता हूं बाद में। अगर सिंपल करना है तो वैसे ही करो बस। सिर्फ वो सेल मत लेना 30 मार्च का, क्योंकि उसी के कॉस्ट निकाल रहे। $60,000 प्लस 6,000 प्लस 3,200 माइनस 15,200 अपॉन 52 और माइनस 8, 44,000 शेयर्स की ये कॉस्ट है, तो मुझे निकालनी है 20,000 शेयर्स की। ये देखो ये करेक्ट मेथड है, ये रहा। सेल प्राइस कितनी है? 28,000। अभी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे ये मैं बताऊंगा फिर से, ऐसे क्यों कर रहे हैं अपन। सीधा अमाउंट कॉलम का डेबिट साइड पूरा ऐड करेंगे, 60,000 प्लस 6,000 प्लस 3,200 जो प्रॉफिट था वो भी, और माइनस करेंगे 15,200। ठीक है, माइनस क्यों किया 15,200? क्योंकि उतने के शेयर्स चले गए, तो माइनस किया। तो शेयर्स बेचा हुआ माइनस किया है ना, तो मेरे पास बेचने के बाद कितने शेयर्स थे टोटल? 44,000। तो ये कितने शेयर्स की कॉस्ट है? 44,000 है ना। नीचे क्यों 44 लिया, 52 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेच दिया वो माइनस किया ना, उसकी कॉस्ट माइनस करी तो नीचे से भी माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए 44,000 शेयर्स की ये कॉस्ट है। तो 20,000 की कितना आ रहा है? 2455 24,545 ये कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट आ जाएगा 3455। देखो अभी अपन कर क्या रहे, 2 मिनट ये सुनो। ये प्रॉफिट और सेल की फिगर क्यों ले ली? प्रॉफिट और सेल की फिगर क्यों ले ली? देखो तुमने प्रॉफिट ऐड किया और सेल प्राइस माइनस करी, मतलब नेट कितना माइनस किया है तुमने? नेट कितना माइनस किया है? प्लस 3,200 माइनस 15,200 किया, मतलब नेट कितना माइनस किया? 12,000। 12,000 क्या थी? देखो कॉस्ट थी ना, जो शेयर्स बेचे गए। तो अपन कॉस्ट निकाल रहे थे टोटल, उसमें से बराबर जितने बेचे उसकी कॉस्ट माइनस कर दी, तो बची हुई कॉस्ट किसकी है? जो बचे हुए उनकी कॉस्ट है सिर्फ। तो प्रॉफिट ऐड करो और सेल प्राइस माइनस करो, मतलब क्या? नेट कॉस्ट ही माइनस हो रहा है। इसीलिए प्रॉफिट और सेल प्राइस दोनों लिए। ये समझा क्या अभी जो बोला?
प्रॉफिट और सेल प्राइस दोनों लेने का मतलब क्या था? देखो 3,200 ऐड किया, 15,200 माइनस किया, मतलब भी मैंने 12,000 माइनस किया है। 12,000 इनकी कॉस्ट थी, देखो यहाँ पे लिखी है अपन ने, 12,000 इनकी कॉस्ट थी, बराबर जो बेचे ना उनकी कॉस्ट माइनस हो गई, तो सिर्फ बचे हुए की ही कॉस्ट पड़ी अभी। तो बचे हुए शेयर्स भी कितने थे? 44,000, तो पर शेयर कॉस्ट निकाल के इंटू 20,000 कर दिया। और अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो डेबिट कॉलम सीधा ऐड करो, क्रेडिट कॉलम माइनस करो डायरेक्ट, और डिवाइड बाय शेयर्स उतने करो जितने बचे हुए। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट निकालने का। तो प्रॉफिट आ गया 3455। तो प्रॉफिट की डेट आएगी 30 मार्च 20 टू पीएनएल। वर्किंग नोट नंबर 3 का रेफरेंस 3455। अभी लास्ट की दो चीजें बची है जो हमेशा करते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड को ट्रांसफर कर देंगे 31 मार्च 20 टू पीएनएल। डिविडेंड को ट्रांसफर किया, 4,800 डिविडेंड मिला हुआ था जो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया है। और लास्ट 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस में बचे हैं मेरे पास 44 थे ना, 20 बेच दिए, 24,000 शेयर्स। और बैलेंसिंग फिगर अमाउंट $29,455। और ये टोटल कितने आई, किसी ने की क्या अमाउंट कॉलम की? 72,655। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन होता है खत्म। अच्छा क्वेश्चन था ये, आरटीपी का क्वेश्चन है। काफी चीजें इसमें कंफ्यूजन हो सकती है सॉल्व करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस है। मैं 18 में पूछा गया था 10 मार्क का क्वेश्चन। मैं 18 में पूछा गया था 10 मार्क का क्वेश्चन है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विजय, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जेपी पावर लिमिटेड। फॉर्मेट बना लिया है? ठीक है, एक बार यहाँ पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन अच्छा सा क्यों है? क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस तुमने देखे होंगे, देखो कितने, बाय बाय बाय, फिर सेल सेल 2 बार है ना, काफी ट्रांजैक्शंस है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी। उसके साथ साथ इसमें ऐसी एक हिडन चीज है, हिडन नहीं बोल सकता मैं इसको, पर एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। क्योंकि मुझे याद है ये मैंने सीधा टेस्ट में डाला था क्वेश्चन, जब मैंने पहली बार लिया था ना मई 23 में, तब ये टेस्ट में ही डाल दिया था। और मेजॉरिटी लोगों की ये मिस्टेक हुई थी कि नंबर ऑफ पहले का डेट कब है परचेज की, 1/1/16, तो बहुत लोग ये मान लेते हैं विदाउट कुछ पढ़े कि कैलेंडर ईयर है, और उसको क्लोज कर देंगे 31 दिसंबर को, या फिर उसको चला है किसी किसी ने 31 मार्च तक भी। पर यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि नीचे देखो क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17। उन्होंने स्पेसिफिकली 2 सालों का पूछा है, इसलिए एंड क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले एंड लाइन देखनी चाहिए। यहाँ पे 2 सालों का पूछा है, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स फॉर 2016 भी और 2017 भी, मतलब 2016 मार्च में खत्म करके बैलेंस लेके वो अकाउंट फिर से ओपनिंग बैलेंस शुरू करना वहां से, मतलब 2 बार अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वो अपन ओपनिंग बैलेंस लेते हैं ना बैलेंस करके, वैसे करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो ध्यान में नहीं आती है। तो शुरू करते हैं। 1 जैन को परचेज किया है सबसे पहले, 1 जैन 16 टू बैंक अकाउंट
600 शेयर्स खरीदे हैं 20 रुपए पर शेयर, 12,000। फिर है 15 मार्च, ये भी पिछले साल में ही फॉल करता है। टू बैंक अकाउंट 900 शेयर्स खरीदे हैं 25 पर शेयर, मतलब 22,500 में। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब है? 20 में, अगले साल। तो अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, 31 मार्च 16 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1500 शेयर्स है जिसका बैलेंस है 34,500। इस ईयर को यहाँ पे क्लोज कर दो। इसको 1 अप्रैल 16 को ओपनिंग बैलेंस बना लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500 शेयर्स 34,500। ये एक स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, नहीं तो पूरा राइट होते हुए भी फालतू गलत हो जाता। नेक्स्ट डेट है बाय की ही, 20 मई को 1000 शेयर्स खरीदे हैं 23 रुपए में। 20 में 16 टू बैंक 1000 शेयर्स 23,000। नेक्स्ट डेट है बोनस शेयर्स की, 20 जुलाई को बोनस शेयर्स मिले। नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले उन्होंने ही दे दिया है 2500, तो डायरेक्ट नेक्स्ट लिख देंगे। कितना जुलाई था वो? 25 जुलाई को टू बोनस 2500 शेयर्स मिले हैं बोनस में, तो नंबर ऑफ शेयर्स में लिख देंगे 2500। नेक्स्ट डेट क्या है? हाँ, 15 सितंबर नीचे दिया है, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 15 सितंबर नेक्स्ट डेट है। ये भी एक गलत होने का चांसेस है। इंस्टीट्यूट जानबूझ के ऐसे करती कभी कभी, है ना, ऊपर दिखता कुछ और है पर नीचे चीजें है। नीचे 15 सितंबर को डिविडेंड है ₹3 पर शेयर। अभी मुझे बताओ, ये फाइनल डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड है? फाइनल डिविडेंड। तो ये पिछले साल का डिविडेंड है, मतलब तो मुझे कितने शेयर्स पे मिलना चाहिए था आइडियली? सिर्फ 1500 का मैं हकदार हूं, पर मुझे कितने शेयर्स पे मिलेगा? बोनस पे तो नहीं मिलेगा, नहीं, और वो 1000 शेयर्स पे भी मिल जाएगा। पर ये 1000 शेयर्स पे मिलना चाहिए था क्या? नहीं, क्योंकि वो कब का है? पिछले साल का शेयर डिविडेंड है, जबकि मैंने शेयर्स अभी खरीदे, तो उस पे जो डिविडेंड मिलने वाला है उससे मैं क्या करूंगा? कॉस्ट को रिड्यूस करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये अपन विदाउट वर्किंग नोट भी लिख ही सकते हैं, पर वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स एलिजिबल फॉर डिविडेंड वो है 2500 शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर 3 रुपए, तो टोटल डिविडेंड मुझे मिला 7,500। इसमें से प्री एक्विजिशन और पोस्ट 1000 शेयर्स ऐसे थे जिस पे डिविडेंड मिला है उनके एक्विजिशन के पहले का, जिसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलते हैं। तो ये है 3000 और 1500 पे 3 मिला है, ये सही है। तो ये प्री एक्विजिशन से टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट
ये है डिविडेंड की वर्किंग नोट, कॉस्ट से रिड्यूस कर देंगे 3000 को। तो 15 सितंबर को एंट्री कर दूंगा 15,916 बाय बैंक। डिविडेंड कॉलम में 4,500, अमाउंट कॉलम में 300। जितने की कॉस्ट कम करनी है वो अमाउंट कॉलम में लिख दूंगा ताकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हो जाए। अभी बोलो नेक्स्ट डेट। 12/11 है राइट शेयर्स का डेट। ये रहा, राइट शेयर्स हुआ है इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड ऑन पेमेंट ऑफ ₹20। 60% सब्सक्राइब किए, 40% रिनाउंस किए। ठीक है, मेरे पास टोटल कितने शेयर्स थे वैसे? 5000। कैलकुलेशन ऑफ राइट में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 5000। 5000 है 4000? 5000 है, ओके। राइट्स का रेशियो है 1:5। Therefore number of rights received मुझे 1000 राइट्स मिले हैं। 1000 में से मैंने कितने रिनाउंस किए? 60% सब्सक्राइब किए ना। सब्सक्राइब रिनाउंस 600 शेयर सब्सक्राइब किए, 400 शेयर रिनाउंस किए, रिनाउंस पे 3 रुपए मिले हैं, तो 1200 टू बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। और 600 शेयर्स खरीदे 20 रुपए में एक, तो 12,000 रुपए लग गए सब्सक्राइब करने को। देख लो वर्किंग नोट। हाँ, नहीं नहीं, ऑन रिमेनिंग शेयर्स ऑन रिसीट ऑफ प्रीमियम। ये जो राइट्स बेचने पे जो मिलता है ना उसको प्रीमियम ही बोलते हैं, राइट्स का प्रीमियम। और ये शेयर्स थे ही नहीं ना, फेस वैल्यू का क्या संबंध इसके लिए? ये शेयर्स थे ही नहीं, ये राइट्स थे बस। मैंने क्या बेचे? राइट्स। इसीलिए मैं शुरू में वही रिपीट करता था बार बार, मैंने राइट्स बेचे, मैंने शेयर्स नहीं बेचे। तो प्रीमियम ऑफ 3 मतलब इसको प्रीमियम ही बोलते हैं कि मैंने प्रीमियम पे बेचा। तुमने कॉल ऑप्शन सुना है कभी? कॉल पुट नाम के ये होते हैं, तो कॉल जिस पे बेचते हैं ना उसको भी प्रीमियम ही बोलते हैं। कॉल का प्रीमियम क्या चालू है, ऐसे भाव को प्रीमियम भी बोलते हैं, तो राइट्स के भाव को भी प्रीमियम ही बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होना मत, अच्छा डाउट था ये, कभी भी डाउट आ सकता है। प्रीमियम ऑफ 3 रुपए बोला मतलब 3 रुपए में ही बेचा है। भाव को 3 रुपए बोलते हैं राइट्स के केस में, मतलब राइट्स का भाव मतलब प्रीमियम, राइट्स का प्रीमियम है 3 रुपए। ऐसे हुआ यहाँ तक? चलो नेक्स्ट डेट क्या है? 20 दिसंबर बेचे हैं शेयर्स। अरे अच्छा, लिखा नहीं क्या मैंने? हाँ, डेट क्या थी उसकी? टू बैंक 600 शेयर्स 12,000। चलो अभी लास्ट 2 सेल के ट्रांजैक्शन बचे। 20 दिसंबर बाय बैंक कितने शेयर्स बेचे हैं? 1500। कितने में? 22 रुपए एक। टोटल 33,000 में बेचे हुए हैं मैंने शेयर्स। चलो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं अभी इमीडिएटली। कितने का प्रॉफिट आया? 15,187।
सब लोग निकालो खुद से एक बार प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। सेल प्राइस है 33,000। कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट अगले मतलब 1 अप्रैल से चेक कर सकते हो। 34,500 प्लस 23 प्लस 12 माइनस 3। 34,500 प्लस 12,000 के राइट शेयर्स थे, उसके पहले भी खरीदा था कुछ 23,000 का, प्लस 12,000 माइनस 3,000 करना जितना कॉस्ट से कम किया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मेरे पास? 5,600 ना, और बेचे हैं मैंने 1,500 शेयर्स। कितनी आ रही कॉस्ट? 17,812 0.5। ठीक है, एक तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो ना, तो 0.5 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, तुम्हारे ऊपर है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। तो प्रॉफिट आ रहा है 15,187.5। जिसको पॉइंट में नहीं लिखना तुम राउंड ऑफ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो प्रॉफिट की एंट्री इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल सेम डेट पे आएगा 20 दिसंबर टू पीएनएल। वर्किंग नोट 3 का रेफरेंस 15,187.5। नेक्स्ट डेट है 1 फेब को सेल किए 1000 शेयर्स। इसका मैं चाहता हूं तुम लोग ही निकालो। बाय बैंक 1000 शेयर्स बेचे हैं 24 में, मतलब 24,000। इसका प्रॉफिट मुझे चाहिए, तुम लोग ही निकालो। 15,306 देखते। किसी का आया क्या? 12,125। ठीक है, 2 आंसर्स है मेरे पास अब तक। किसी का और आ रहा है क्या? $15,830 आ रहा है। 12,125। ठीक है, मेजोरिटी लोगों का 12,125 दिख रहा है। बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया अब तक, करो ट्राई फटाफट। करे चेक। चलो 34,500 मैंने बोला था सिंपल डेबिट साइड ऐड करो। 23,000 प्लस 12,000 प्लस 15,187.5, ये प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। डेबिट साइड पूरी ऐड करनी है। लेस 3,000 लेस 33,000 डिवाइड बाय, ये कितने शेयर्स की कॉस्ट है ना? मैंने सेल प्राइस माइनस कर दी ना। कितने शेयर्स की? ये 4,100 शेयर्स की ही कॉस्ट है। ठीक है, 4,100 शेयर्स की ही कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि 5,600 में से मैंने 1,500 बेच दिए थे, उसकी सेल प्राइस भी माइनस कर दी न्यूमरेटर में। चेक करो, है ना? देखो सेल प्राइस माइनस करिए न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी माइनस करने वो शेयर्स। तो 4,100 शेयर्स की ही प्राइस कॉस्ट है ये। पिछले क्वेश्चन में भी सेम किया था। तो मुझे निकालना है 1000 शेयर्स की कॉस्ट, 1000 शेयर्स की।
हाँ, पर वो क्या होता है, वो कभी एक हाथ ले लिया एक हाथ नहीं लिया, उससे अच्छा सिंपल कैसे डेबिट साइड पूरी लो क्रेडिट साइड पूरी लो, टेंशन ही नहीं। कर सकती तो वैसे भी, पर उसमें एक हाथ भूल गया एक हाथ ले लिया गलती से तो गड़बड़ हो सकती है ना। हाँ सेम आएगा, सेम आएगा। पर कभी कभी क्या होता है, तू यहाँ पे एक सेल के बाद सीधा दूसरा सेल हो गया, तो एवरेज कॉस्ट सेम थी, पर अगर पहले सेल के बाद फिर से परचेस किया ना तूने, तो एवरेज कॉस्ट चेंज हो जाएगी, फिर तुझे वैसे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी आदत रख। 118 कितना, 875, तो 12125 करेक्ट था, 12125 करेक्ट था। प्रॉफिट की फिगर है 12125, तो प्रॉफिट की एंट्री कर देंगे सेम डेट पे 1 फेब को, 2 PNL, वर्किंग नोट का रेफरेंस वर्किंग नोट 4, 12125 खत्म। अभी लास्ट की दो चीजें जो हमेशा करते हैं, 31 मार्च को, 31 मार्च 17 डिविडेंड कॉलम को 2 PNL ट्रांसफर कर देंगे, 4,500 का डिविडेंड था, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मेरे पास बचे हैं 3,100 शेयर्स। कितना आ रहा है, 812.5। मैंने पॉइंट में लिखा है तो मैंने पॉइंट में लिख दिया, जिसने नहीं लिखा हो उसका ऐसे आ जाएगा डायरेक्ट। टोटल है 812.5, 5,600। यह है पूरा सॉल्यूशन। हाँ, फिर फीफो बोला तो फिर वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है किस में से बेचे, उसकी कॉस्ट। तो ये शेयर्स में कभी होता ही नहीं है, इसीलिए इधर भी शेयर्स वाले क्वेश्चन में है ही नहीं। पर इसमें जो दूसरे करेंगे ना, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, उसमें मिलेगा वो फीफो। कोई लिख रहा अब तक, हो गया? देखो स्टेप बाय स्टेप किया तो कितना आसान है, बस एक एक स्टेप सोचो, शांति से करो, है ना, दिमाग शांत होना चाहिए। देखो दो चीजें होती है जो कंफ्यूजन होती है लोगों को, एक तो है टाइम कम है ना, लेंदी, तो फास्ट सॉल्व करना। फास्ट सॉल्व करना और शांति से सोचना दोनों अलग अलग चीजें। सॉल्व करना फास्ट होना चाहिए, पर दिमाग में पैनिकनेस नहीं होनी चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है मेरा ना कॉस्टिंग का पेपर था, इंटर का ही। कॉस्टिंग के पेपर में एक मार्जिनल कॉस्टिंग नाम का टॉपिक है, उसका एक 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 या 10 मार्क का क्वेश्चन था शायद, और लास्ट के बस 2-3 मिनट बाकी थे, और वो क्वेश्चन में ना सिर्फ एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए थी तो पूरा सॉल्व हो जाता है, आगे का ऐसे था। तो बस 3 मिनट बाकी थे, तो मुझे याद है मैं वहाँ पे 2 मिनट ऐसे शांति से, 2 मिनट में से मैं आधा सेकंड शांति से बैठा था, ऐसे आधा मिनट, सॉरी आधा मिनट शांति से बैठ के मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, और मुझे क्लिक हो गया। पर उसी मोमेंट पे मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अगर मैं उस मोमेंट पे पैनिक कर जाता ना, यार 2 ही मिनट बाकी, क्या करूँ क्या करूँ, कुछ तो लिखता हूँ फटाफट, तो नहीं आता मुझे। पर मुझे वो आया, और वो 5-10 मार्क मुझे मिल गए, हो गए। कॉस्टिंग में 90 मार्क्स आए थे मुझे, तो 90 टच नहीं हो पाता अगर वो होता नहीं तो इसीलिए शांत दिमाग रखना इंपॉर्टेंट है। फास्ट सॉल्विंग अलग चीज़ है, शांत दिमाग रखना अलग चीज़ है। ये जब भी अपन यहाँ पे सॉल्व करते, होमवर्क करते ना, उसकी प्रैक्टिस करो, दिमाग शांत होना चाहिए, पर लिखना राइटिंग फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसी के साथ आज तो हो गया है। मैं देख लेता हूँ कुछ थ्योरी क्वेश्चन है क्या, सिर्फ एक हाथ कर लेंगे। वर्किंग नोट्स वगैरह लिख लिए तुमने अच्छे से? ओके। होमवर्क चाहिए तुम लोगों को? लड़कों को नहीं चाहिए, लड़कियों को चाहिए। क्यों, लड़कों को बहुत काम है ना। होमवर्क में यार शायद सारे क्वेश्चंस हो गए अपने। कौन सा वाला? ये क्या? वह ढूंढ के भी रखा है इसने। Jan 21 का क्वेश्चन है। हाँ कर सकते हो तुम, ये सेम ही लग रहा है मेरे को। करो करो करो, अमाउंट सेम नहीं ना।
अमाउंट सेम नहीं शायद, अमाउंट सेम है क्या? क्या बिना देखे क्या बोल रहे हो रे? अमाउंट सेम नहीं ना किसी क्वेश्चन से? नहीं 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 है। नहीं नहीं, कर लो ये कर लो। टाइम लगा क्या? जैन 21 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी नहीं, अभी अभी। कर लो कर लो, टाइम लगा के करना। वेरिएबल इनकम के हो गए अपने वैसे, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस नहीं है इसके, काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए अपन ने। कल नया पोर्शन चालू करेंगे फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। कल नया टॉपिक रहेगा, नया कंसेप्ट रहेगा, तो कोई एब्सेंट रहना मत। नया कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो तुम्हारे दोस्त भी कोई एब्सेंट हो गए तो उनको याद से बोल देना। चलो जाने से पहले ये देख लेते, बस जाने से पहले ये देख लो। आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कल किया वैसे ही टाइप का है। ए लिमिटेड ऑन 1 Jan मेड इन्वेस्टमेंट, ये कौन सा है? नवंबर 20 का आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 11.9। ए लिमिटेड ने 600 लाख की इन्वेस्टमेंट करी बी लिमिटेड में, आउट ऑफ विच 50% वॉज मेड इन लॉन्ग टर्म और 50% करंट, ठीक है? द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट बिकेम 200 लाख। 600 लाख पे जो इन्वेस्टमेंट करी थी ना, सबकी फेयर वैल्यू गिर पे कहाँ तक आ गई? 200 लाख तक आ गई है गिर के। फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? 200 लाख। तो अभी लॉन्ग टर्म को कब रिड्यूस करूंगा मैं? अगर ये डिक्लाइन परमानेंट डिक्लाइन हो तो चेक करते हैं उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में। करंट को तो वैसे भी अपन को फेयर वैल्यू पे लाना ही होता है, फेयर वैल्यू अगर कम हो जाए तो करंट को तो फेयर वैल्यू पे लाना ही होता है। तो क्या बोला है? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज रिडक्शन एज पर एज 13 कंसिडरिंग दिस डाउनफॉल इन वैल्यू ऑफ शेयर्स एज नॉन टेम्पररी। नॉन टेम्पररी मतलब परमानेंट डिक्लाइन। तो क्या करेंगे? दोनों को फेयर वैल्यू पे लेके आ जाएंगे, दोनों की वैल्यू नीचे लेके आ जाएंगे। मतलब 600 को 200 पे लाना है, 400 लाख राइट ऑफ करने। आंसर इतना सिंपल होता है। लिखेंगे कैसे? एज पर एज 13, ठीक है? एज पर एज 13 सबसे पहले लिखेंगे लॉन्ग टर्म करंट क्या होता है, उसके बाद लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एक तो परमानेंट लिख सकते हो, या क्वेश्चन में नॉन टेम्पररी वर्ड यूज किया है ना, तो नॉन टेम्पररी भी लिख सकते हो। अनलेस देयर इज नॉन टेम्पररी डिक्लाइन इन वैल्यू, वैसे भी वर्ड्स यूज कर सकते हो। और करंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये हो गई प्रोविजन। प्रोविजन हो गई तो इन करंट केस इसका 600 लाख का इन्वेस्टमेंट था जिसकी वैल्यू गिर के हो गई 200 लाख। फिर नीचे कंक्लूजन, हेंस इट शुड रिड्यूस इट्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू 200 लाख एंड 400 लाख राइट ऑफ करने पड़ेंगे पीएनएल। हम्म, 150 क्या हुआ? हाँ, 300 लाख के लॉन्ग टर्म है, 300 लाख के शॉर्ट टर्म है। हाँ, दोनों के 200 लाख है। हाँ हाँ करेक्ट। नहीं ना, इन्वेस्टमेंट तो एक ही है ना। रियलाइजेबल वैल्यू 200 लाख है ना, रियलाइजेबल वैल्यू तो इसकी 100 है और इसकी 100 है, ऐसे लिया उन्होंने। तो इसमें 200 गिराना है, इसमें 200 गिराना है, तो नेट 400 गिराना। शेयर्स वही है ना रे, तो भाव तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, अज्यूम का विषय नहीं है। तू शेयर सोच, तूने एक शेयर में इन्वेस्ट किया 100 रुपए का, उसका भाव 20 रुपए हो गया,
तो तूने एक शेयर खरीदा था शॉर्ट टर्म, एक था लॉन्ग टर्म, तो दोनों का भाव तो सेम ही है ना, गिरेगा तो सेम ही ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसका ये सॉल्यूशन था। मैंने जैसे बोला थ्योरी का राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे, एक बार ये प्रैक्टिकल पोर्शन हो जाए फिर एज 13 का थ्योरी का राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी करेंगे। इसी के साथ बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू। गुड बाय नहीं बोलना होता है।